अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो खबरें होती हैं उसमें थोड़ी मोटिवेशन भी होती है। तो आज की इन खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हारिस रऊफ के बारे में। दोस्तों, जिस हारिस रऊफ को आज आप बहुत बड़ा क्रिकेटर देखते हैं और आप सोचते हैं कि यार क्या जिंदगी इस बंदे की, यार कितना पैसा लेता है। एक मैच में आप यकीन जाने सुबह मैच खेलने के लिए उतरते हैं और शाम को ग्राउंड से बाहर आते हैं तो उनको 10-12 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि यार 10-12 लाख रुपए सिर्फ एक दिन में। खाली यही नहीं होता भाई, प्रैक्टिस के और जो महीने का जो साल का एग्रीमेंट हुआ होता है कि पर मंथ इनको कितना मिलेगा, वो आप सोचकर परेशान हो जाएंगे कि यार लाखों की सैलरी और उसके बाद पर मैच फीस भी इनको मिलती है। और उसके बाद जो ये टूर करते हैं, मैन ऑफ द मैच मिलता है, उसके बाद इनको जो एड्स मिलते हैं, जहाँ जाते हैं ओपनिंग पर किसी फंक्शन में, वहाँ भी इनको पैसे मिलते हैं। किसी टीवी शो में जाते हैं, वहाँ भी इनको लाखों रुपए मिलते हैं। उसके बाद कोई टीवी का बहुत बड़ा ऐड इनको मिलता है, वहाँ से भी ये करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो इनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी नहीं थी। हारिस रऊफ, जिसको आज आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बहुत बड़े बड़े घरों में देखते हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने पहली बार गाड़ी और घर खरीदा तो मेरे वालिद को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी बहुत ही गुर्बत में गुजारी है। हारिस रऊफ बताते हैं कि मैं दुकानों पर निम्को बेचा करता था। सोचें ज़रा, हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, वो कहते हैं कि मैं दुकानों पर निम्को बेचा करता था। और आप लोगों को पता है कि क्यों आजकल स्टार्स बताते हैं कि मैं इतना गरीब था, मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किलात से गुजरी? क्योंकि लोगों को फ़ख्र महसूस होता है, वो दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी की इन मुश्किलात से, गुर्बत से तंग आकर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं तो याद रखेंगे हम लोग भी बहुत गरीब थे, हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल की। इनके पास भी कोई सिफारिश नहीं थी, इन्होंने भी मेहनत जारी रखी और अल्लाह ने इनको कामयाब कर दिया। हारिस रऊफ ने अपनी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचें कि एक बच्चा निम्को लाता होगा, उसे पैक करता होगा और फिर दुकानों पे जाकर कहता होगा ये निम्को ले लें, तो आगे वाला बंदा कहता होगा कि नहीं यार, हमने ले ली, हम आपकी निम्को नहीं लेते, आपकी अच्छी नहीं होती, आप रेट ज़्यादा लगा रहे हैं। वो बच्चा निम्को उठाए कभी किस दुकान पर, कभी किस दुकान पर, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद शाम को चंद 100 रुपये बचाकर जब घर लाता होगा, तो वही बच्चा जब अपने घर वालों के लिए इतना करोड़ों रुपए का बड़ा घर और करोड़ों रुपए वाली गाड़ियां लेकर आया होगा तो उनके वालिदैन को कैसा लगा होगा। आप सोचेंगे जब हारिस रऊफ ये बातें बता रहे होंगे और उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदार, वो रिश्तेदार जो इनके मुश्किल वक्त में कभी काम भी नहीं आते होंगे, हमेशा इन पर बुराई, तनकीद और पता नहीं क्या कुछ कहते होंगे। मतलब गुर्बत जब होती है ना तो ऐप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। जब इंसान मालदार हो जाता है ना तो ऐप छुप जाते हैं, गाड़ियों के पीछे, महंगे घरों के पीछे, बड़े ब्रांडेड कपड़ों के पीछे, ये सारी बुराइयां इन चीज़ों के पीछे छुप जाती हैं। लेकिन तब तो हारिस रऊफ के सारे फटे पुराने और फटी जूते सबको नज़र आती होंगी। लेकिन अब सोचें कि हारिस रऊफ जब इतने बड़े टीवी चैनल पर या किसी बड़े प्रोग्राम में बैठकर ये बता रहे होंगे और वो रिश्तेदार सुन रहे होंगे जो उनको बहुत बुरा भला कहते होंगे कि हारिस रऊफ दाल बेचता है यार, निम्को बेचता है। इससे मिलते हुए भी शर्म आती है यार, हम कहाँ गाड़ी में घूम रहे होते हैं और हमारा ये कज़न हमें रास्ते में मिल जाता है। आज वही हारिस रऊफ घर से बाहर निकलता होगा तो कम से कम 20-25 लोग तो सेल्फी लेने के लिए खड़े होते होंगे। खैर, आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि हारिस रऊफ ने जब अपनी ये ज़िंदगी की स्टोरी बताई तो यकीन जाने वो भी रो रहे थे और बाकी सुनने वाले लोगों के भी आंखों में आंसू थे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं यशमा गिल के बारे में। तो यशमा गिल से जब एक शो में पूछा गया कि आप शादी क्यों नहीं कर रही, तो वो कहने लगी कि दूल्हे बहुत महंगे हो गए हैं भाई, दूल्हा 8 लाख रुपए का मिल रहा है। अब 8 लाख रुपए का दूल्हा मिल रहा है तो भाई कैसे शादी करें। अब बताने का उनका मकसद ये था कि वो कहती हैं कि मैं सुबह 10 बजे शूट पर जाती हूँ और रात 10 बजे शूट से आती हूँ, फिर जिम जाना होता है, बहुत लाइफ बिजी है, तो समझ नहीं आ रही थी कि दूल्हा कैसे तलाश करूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑनलाइन, ये जो होते हैं मैरिज ब्यूरो वाले, शादी करवाने वाले, तो मैंने उनसे रब्ता किया और मैंने उन्हें कहा कि मैं यशमा गिल हूँ। तो वो कहते हैं कि हम कैसे यकीन कर लें कि आप यशमा गिल हैं। मैंने वीडियो कॉल की। अब मैं ये सोच रही थी, ये यशमा गिल कह रही हैं कि अब मैं सोच रही थी कि जब वो मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि ओहो, आपके लिए तो हम रिश्ता ढूंढेंगे, मतलब वो खुश हो जाएंगे और मेरा फ्री में काम हो जाएगा और मेरे लिए कोई बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के वो लाएंगे। लेकिन कहती हैं कि मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। जब मैंने वीडियो कॉल की उनकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो कहने लगी कि शादी से पहले आपको, रिश्ता करवाने से पहले एडवांस में आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे और रिश्ता तय होने की सूरत में 4 लाख आपको और देने पड़ेंगे। भाई 8 लाख रुपए में आपको दूल्हा मिलेगा। अब यशमा गिल कहती हैं कि भाई मैं तो सोच में पड़ गई कि भाई 8 लाख रुपए का दूल्हा,
बड़ा महंगा है। यशमा जी तुसी एवं 8 लाख तुसी एक बारी ऐड लाओ कि रिश्ते की ज़रूरत है, फिर आप देखेंगे आपको एडे सोने सोने और चंगे मुंडे मिलेंगे। हाँ अलबत्ता जो आप ढूंढ रही होंगी कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अरबपति हो, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो अरबपति होगा तो उसका भी ज़रा लेवल अलग होगा ना। वो भी सोचता होगा कि मैं जिस लड़की से शादी करूं उसमें ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस होती हैं, मैंने आज तक कभी किसी एक्ट्रेस को नहीं देखा कि उसने जाकर किसी गरीब बंदे के साथ ब्याह किया हो। मतलब जब भी वो शादी करेंगी तो अपने से ऊपर, अपने से अमीर, कभी अपने से नीचे वाले से वो ब्याह नहीं करती हैं और कहती हैं कि हम बड़ी डाउन टू अर्थ हैं। वाह जी यशमा जी, यशमा जी आप जब भी पोस्ट लगाती होंगी यकीन जाने नीचे लाखों की तादाद में लड़के कहते होंगे यशमा जी आई लव यू, मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूँ, लेकिन आपने कभी रिप्लाई भी नहीं किया होगा। क्यों जी, क्या कहते हो लड़कों, जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों ने लाजमी बताना। अच्छा जी नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करेंगे उर्वा हुसैन की फिल्म टिच बटन के बारे में। तो टिच बटन को भी नॉमिनेट किया गया है जी लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए। तो लक्स स्टाइल अवार्ड में उनको लग रहा है नॉमिनेट किया गया, तो ज़ाहिर लग रहा है उनको कि उनकी फिल्म जो है वो अवार्ड जीतेगी। लेकिन ज़रा इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि इस फिल्म में काम किया था फ़िरोज़ खान ने और सोनिया हुसैन ने। और आपको पता है कि फ़िल्म बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बनी है। उसकी वजह यह है कि उर्वा और फरहान की आपस में आपको पता है ज़रा खटपट हुई भी थी और लोगों को यूँ लग रहा था कि इन दोनों की डिवोर्स हो गई है, ये ओपन सब, और लोगों को यूँ लग रहा था कि उर्वा और फरहान की आपस में डिवोर्स हो चुकी है, ये लोगों को बता नहीं रहे, खुलकर बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर पता चला कि इनकी सेपरेशन है, ये एक दूसरे से नाराज़ हैं। लेकिन फिल्म को लेकर फ़िरोज़ खान और सोनिया हुसैन कभी भी फिल्म के बारे में किसी भी इंटरव्यू में बात करना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे जिन्होंने बनाई है उनसे पूछ ले, भाई उस फिल्म के बारे में कभी वो बात भी नहीं करना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि सोनिया हुसैन ने एक टाइम ऐसा आया था कि जब उन्होंने फरहान और उर्वा पे केस भी कर दिया था कि भाई इस फिल्म का मेरा बजट जो बना था, जो मेरा पैसा इन्होंने देना था वो ये नहीं दे रहे। फिर फरहान ने बैठकर ये सुलह सफाई करवाई थी और लड़ाई झगड़ा ख़त्म करवाया था, लेकिन सोनिया ने इन पर केस कर दिया था कि मेरा पैसा दें भाई, फिल्म में मैंने काम किया। अब पैसा आप क्या सोच रहे होंगे कितना होगा, आपके जहन में होगा 10-15-20 लाख रुपए। नहीं भाई, 10-15-20 लाख रुपए के लिए वो केस नहीं करते। सोनिया हुसैन की जो पेमेंट थी वो करोड़ों रुपए में थी। जिस तरह से कोई बड़ा ऑफिसर सारी ज़िंदगी जॉब करने के बाद जो रिटायरमेंट पर उसको मिलती है ना, वो सिर्फ वो एक फिल्म से कमा लेती हैं। अच्छा समझ आ रही है, इसलिए लोग शोबिज़ की तरफ जाते हैं। खैर वो करोड़ों रुपए की पेमेंट भी उर्वा ने और फरहान ने नहीं देनी थी। इनके पीछे भी कोई बड़ा प्रोड्यूसर था। उनको ये लगा कि यार ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, फिल्म की शूटिंग कभी रुकती है, कभी चल पड़ती है, कभी प्रॉपर तरीके से शूट नहीं हो पा रही होती, तो उसको लगा कि कहीं मेरा पैसा भी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वो पेमेंट रुक गई थी। और बाद में जब ये सारा कुछ ठीक हो गया, फिल्म की शूट सब चीज़ें कंप्लीट हो गई और प्रोड्यूसर्स को लगने लगा कि अब फिल्म जो है वो सिनेमा घरों में चलेगी, तब जाकर इनकी पेमेंट क्लियर हुई और बड़ा मसला रहा। और आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े राइटर खलीलुर रहमान कमर की फिल्म भी इसी तरह से कंट्रोवर्सीज का शिकार बनी रही। उसकी वजह ये थी कि खलील साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो चाहते थे कि जिस बंदे से मैं काम करवा रहा हूँ, जिस एक्टर से मैं काम करवा रहा हूँ, वो बस वैसे ही करे जैसा मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ है। कभी वो किसी को डांट देते थे, कभी किसी पर गुस्सा कर लेते थे। मतलब इस वजह से वो फिल्म में जो काम करने वाली हीरोइंस थी वो चेंज होती रही और खलील साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया था वो सारे का सारा उस फिल्म पे लगा दिया और फिर सोचिए वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। और उर्वा और खलील साहब की फिल्म से मुझे यही बात सीखने को मिलती है कि इंसान जब भी ज़िंदगी में गुस्से में कोई काम करता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ज़िंदगी में जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो अपने आप को कूल डाउन रखो। अगर कूल डाउन का रखने का तरीका नहीं पता तो मुन्ना भाई देखो और उसमें डॉक्टर आस्ताना को देखो, वो कैसे कूल डाउन होता है। खैर इसके साथ ही आज का प्रोग्राम यहीं पर करते हैं जी ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।